हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका दोबारा। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि ज्योग्राफी क्या है। ठीक, तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे ज्योग्राफी का। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला के रखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मैं अंकित आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, तो हम इसमें जानेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे बना। और ध्यान रखिए, यूपीएससी इस टॉपिक डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो इस टॉपिक से फिजिकल ज्योग्राफी की बात नहीं करें, हम बोलते हैं यूनिवर्स की बात। तो आज का टॉपिक है, क्या है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स क्या है, ठीक है। तो यूनिवर्स मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे सब कुछ एग्जिस्ट करता हो, शुरुआत से लेकर अंत तक। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। अब एवरीथिंग में क्या क्या आता है, तो एवरीथिंग में आ जाएगा आपका गैलेक्सीज, फिर आ जाएगा स्टार्स, प्लैनेट, डार्क मैटर, एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल लाइन अगर आपको याद रखना है तो यूनिवर्स क्या है, तो ऑल स्पेस टाइम एंड मैटर, ये सिंपल लैंग्वेज में यूनिवर्स का एक तरह से बोले तो डेफिनेशन आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्स होता है। तो अभी यूनिवर्स आपने देख लिया, तो अब देखिए यूनिवर्स क्या क्या। अब देखिए इसमें क्वेश्चन मान लीजिए एमसीक्यू कैसा आएगा। क्वेश्चन आएगा, व्हाट डज द टर्म यूनिवर्स इंक्लूड। और ऑप्शन दे देगा ओनली प्लैनेट्स, ऑप्शन बी ओनली स्टार्स, ऑप्शन सी एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी ओनली गैलेक्सीज। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या मार्क करेंगे, आपको मार्क करना होगा एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट में एवरीथिंग क्या आ जाएगा, गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट, डार्क मैटर, एनर्जी। तो गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट, डार्क मैटर सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्स हमें पता चला क्या है, पर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कहाँ से था, जो कि सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हमें ज्योग्राफी समझना है तो हमें समझना पड़ेगा यूनिवर्स को, क्योंकि ज्योग्राफी होता है, क्या होता है, अर्थ के बारे में स्टडी। तो अर्थ कहाँ से आएगा, अर्थ के बारे में, तो अर्थ कहाँ पे है, गैलेक्सी में। गैलेक्सी का है यूनिवर्स में। तो हमें जानना होगा ये कैसे बना, ये जब बना कैसे बना पता चलेगा तभी तो हम लोग यहाँ तक आएंगे। हमें पहले जानना होगा यूनिवर्स कैसे बना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना।
तो सबसे मतलब जो इसका मतलब बोलते कि मतलब हाइपोथेसिस दिया जाता है वो क्या होता है, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ये दो तरीके से लोग मतलब बोला जाता है। एक रिलीजियस मतलब हाइपोथेसिस मतलब होता है गेस करना, ठीक है। तो एक रिलीजियस बोला जाता है और दूसरा बोला जाता है साइंटिफिक हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। तो ये दो चीज का मतलब हमें मतलब बोला जाता है कि ये दो तरीके से ओरिजिन हुआ है, लेकिन यूपीएससी में ये तरीका नहीं पूछेगा। उन्हें नहीं मतलब रिलीजियसली आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, उन्हें चाहिए साइंटिफिक तरीका से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि साइंटिफिक तरीके से कितनी तरह के की हाइपोथेसिस फैली हुई है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले इसको किसने ये दिया था, बिग बैंग थ्योरी इसे दिया था जॉर्ज लेमेटेयर ने जॉर्ज लेमेटेयर। दूसरा जो थ्योरी फेमस है वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी। अब ये किसने दिया था, ये दिया था थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बॉन्डी ने। ये तो दो। तीसरा जो फेमस है वो है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। अब ये किसने दिया था, ये दिया था डॉक्टर एलन एंड आर्थर एडिंगटन। और ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी है। तो चौथा क्या है, चौथा है इन्फ्लेशनरी थ्योरी। ये किसने दिया, ये एलन गथ एंड पॉल स्टेनहार्ड। तो ये चार थ्योरी हमें दी गई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। तो चलिए हम इसके डेप्थ में जाते हैं क्या कि ये क्या रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी से। तो हेडिंग बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी मतलब एक अलग और नाम अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, या बोले तो हाइपोथेसिस, ठीक। इसे किसने खोजा था, जॉर्ज लेमेटेयर ने। मतलब ये खोजा नहीं था, मतलब थ्योरी किसने दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब मेन बात क्या होता है, तो इसमें बोला गया कि आरंभ में जितने भी पदार्थ थे ब्रह्मांड में, जितने भी, मतलब जब कुछ नहीं था तब जितने अभी आप फैला हुआ देख रहे हैं ये सब एक छोटे से बॉल की जगह पे, बॉल जैसा एक जगह इकट्ठा था, जिसको हम लोग बोलते थे टाइनी बॉल, ठीक है।
मतलब ये एक जगह पूरा ब्रह्मांड है, मान लीजिए ये पूरा ब्रह्मांड है। तो अभी ये सब जगह प्लैनेट है, पर जब शुरुआत था सिर्फ एक ये टाइनी बॉल था, सिर्फ ये एक टाइनी बॉल, जिसको हम लोग बोलते थे सिंगुलर एटम। सिर्फ एक यही था पूरे ब्रह्मांड में, और ये था इसके अंदर इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट डेंसिटी था, ठीक है। पर इसका वॉल्यूम था स्मॉल, क्योंकि ये बहुत छोटा था, मतलब जो एटम होता है ना उससे भी छोटा था। अगर इसको हम लोग लिखने में आए कि क्या लिखेंगे, तो अगर आपको लिखना है तो इन द बिगिनिंग all the matter forming the universe existed at one place in the form of टाइनी बॉल, जिसको हम लोग सिंगुलर एटम भी बोलते हैं, ठीक। और इसका मतलब जो वॉल्यूम था वो बहुत छोटा था, इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना छोटा। और इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ एकदम छोटा में आ गया ना, ये बड़ा चीज़ है, इसको कंप्रेस करते गए कंप्रेस करते गए कंप्रेस करते गए और ये इतना बड़ा हो गया, तो इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सब चीज़ एक जगह इकट्ठा हो गया तो इसका डेंसिटी बढ़ गया। जो सिंगुलर एटम था उसके साथ क्या हुआ, तो ये जो सिंगुलर एटम था वो ब्लास्ट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग। तो ब्लास्ट किया मतलब एक्सप्लोड हुआ कब, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये विस्फोट हुआ, ठीक है। तो पर ये विस्फोट क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत टेम्परेचर था, डेंसिटी बढ़ता था, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक बार इसको विस्फोट होना ही था, तो वो विस्फोट हो गया। कब हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। तो इसी को बिग बैंग थ्योरी बोले या फिर कॉस्मिक एक्सप्लोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये विस्फोट हो गया, तो अब यहाँ था, अब ये फटा तो फैलेगा, तो अब ये जो सब कुछ जितना ब्रह्मांड में था एक जगह था, अब फटा, अब वो फैल रहा है। मतलब ये ऐसा है कि ये आज भी एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। मतलब ये आज भी इसका एक्सपेंशन जारी है, जैसे जैसे बढ़ता गया इसका ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होता गया, तो मतलब बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम होता गया तो चेंज होता गया, तो जो एनर्जी था जो इस बॉल में था वो अब चेंज होते गया। तो पहले यहाँ पे एटम मतलब सिंगुलर एटम था, वो फिर फटा, एनर्जी हुआ, अब एनर्जी है कम होता गया तो कुछ मटेरियल में बन गया, ठीक है। तो मटेरियल में बनते गया, मटेरियल बना, तो अब इसको बनने में कितना टाइम लगा, ये हुआ, ये बना, इसको बनने में लगभग लगा 3 लाख साल। और जो टेम्परेचर था, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, वो 4500 केल्विन डिक्रीज हो गया। अब ये मटेरियल बनते क्या, तो मटेरियल बनने से जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ क्या, ठीक है। तो चलिए हम
आपको एक डायग्राम से दिखा देते हैं। ये एक सिंगुलर एटम है, सिंगुलर एटम, ठीक है। ये एक्सपैंड हुआ, मतलब ब्लास्ट हुआ तो फैला। अब फैला तो किस स्पीड से फैला, तो ये एकदम मतलब अनइमेजिनेबल साइज का जो था वो बड़ा ग्रेप्स के साइज का, मतलब अंगूर के साइज का हो गया। कितने में, वो भी मतलब टाइनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, ठीक है। तो ये फैलता गया तो 10⁻⁻43 सेकेंड्स में, मतलब इतने कम सेकेंड में ये आप एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी हो गया ये। अब एनर्जी हो गया तो एनर्जी से भी आप रहेगा तो नहीं, क्योंकि वो फैलते जा रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो टेम्परेचर कम होते होते तो इसके बाद 10⁻32 सेकेंड और लगा, तो ये मतलब पूरा जो यूनिवर्स है एक हॉट सूप में जैसा, हॉट सूप लाइक चीज में चेंज हो गया, मतलब बहुत ही गर्म हो गया, ठीक है। तो ये चेंज हुआ तो या फिर यहाँ पे मटेरियल बनने लगा। तो मटेरियल बनने लगा तो फिर अब क्या हुआ कि पर एक्सपेंशन तो चल रहा था, तो 10⁻⁻6 सेकेंड में के बाद यहाँ पे क्वार्क्स फॉर्मेशन होने लगा। जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है या एटम बोलिए, जो सबसे छोटा उसका पार्टिकल होता है वो बनने लगा। अब क्वार्क्स बनने लगा तो क्वार्क्स से क्या बनेगा, क्वार्क्स से बनेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो अब यहाँ पे बन रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कितने देर के बाद तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनना, तो एटम क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर अभी बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा है और टाइम क्या हो गया है, 3 मिनट हो गए कब फटने से। तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन रहा है जो कि लाइट को शाइन होने से बचा रहा है, ठीक है। और यूनिवर्स अभी भी बहुत ही गर्म है, मतलब गर्म है किस सेंस में, 10⁸ डिग्री सेल्सियस अभी भी टेम्परेचर है, ठीक है। तो अभी एक्सपेंड हो रहा है, पर ये भी इतना गर्म है कि इसको मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कंबाइन होके एटम फॉर्म होने में कम से कम कितने टाइम लग गए, 3 लाख साल लग गए। और उस वक्त टेम्परेचर कितना हो गया था, 10,000 डिग्री सेल्सियस। तो एटम फॉर्म हुआ, तो एटम नॉर्मली हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्म हुआ, क्योंकि सबसे लोएस्ट एटॉमिक नंबर इनका होता है, तो सबसे पहले यही फॉर्म होते हैं। तब ये फॉर्म हो गया हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुए तो लाइट इनके थ्रू पार होने लगा, और जो यूनिवर्स है जो पहले डार्क हो गया था वो अब चमकने लगा, ठीक है। यूनिवर्स शाइनिंग, फाइनली शाइन करने लगा। तो अब क्या होगा, ठीक है, 3 लाख साल हो गए फटे हुए। अब जो एटम बना जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम थे, तो टेम्परेचर डिक्रीज होते गया। अब हाइड्रोजन और हीलियम पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, तो ब्रह्मांड में फैले हुए तो अब क्या होगा, अब ये दोनों एक साथ आएंगे, मतलब ग्रेविटी जो आई उसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम एक साथ आके एक मास बनाए, और वो मास क्या हुआ कि एक जायंट क्लाउड के फॉर्म में यूनिवर्स में फैल गया। अब ये फैल गया, इससे क्या हुआ, इससे गैलेक्सी बना, ठीक है। तो कितने साल लग गए इसको, लग गए लगभग 1 बिलियन ईयर्स। और टेम्परेचर अब आ गया, पहले तो 10,000 डिग्री सेल्सियस था, अब आ गया -200 डिग्री सेल्सियस में। मतलब बहुत ही जो यूनिवर्स है ठंडा हो गया। अब वहाँ पे टेम्परेचर गिर गया, और ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी मेक्स
hydrogen and helium gas together to form giant clouds जो कि that will become गैलेक्सीज। यहाँ पे हमारा गैलेक्सीज इससे बनने लगा, ठीक है। और जो स्मॉलर क्लम्प्स जो थे गैस के, मतलब छोटे छोटे जो बचे हुए थे, वो सब मिलके पहला स्टार बनाए। स्मॉलर क्लम्प्स ऑफ गैस कोलैप्स टू फॉर्म द फर्स्ट स्टार। तो यहाँ पे हमारा गैलेक्सी बन गया, स्टार भी बन गया, ठीक है। और अभी प्लैनेट बनना बाकी है, ठीक है। तो अभी तक से हमारा स्टार बन गया था। तो स्टार बनने के बाद क्या हुआ, मतलब अराउंड 15 बिलियन ईयर्स हो गए स्टार बने, ठीक है। तो क्या हुआ, टेम्परेचर कितना चला गया, -270 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। तो हमारा फर्स्ट स्टार बन गया था। तो स्टार बन गया, गैलेक्सी फॉर्म हो गया। तो बंच ऑफ गैलेक्सीज, मतलब गैलेक्सी का झुंड, या बोले तो गैलेक्सी क्लस्टर, मतलब पूरे गैलेक्सी का झुंड एक साथ आया टुगेदर अंडर ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के कारण सब एक साथ आ गए, तो सब खुद नजर एकजुट हो गए। तो उससे क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्टार बना था वो खत्म हो गया। तो खत्म तो ऐसे होगा नहीं, खत्म हुआ, ब्लास्ट किया, तो उसके जितने मतलब एलिमेंट्स थे, हैवी एलिमेंट्स, वो यूनिवर्स में फैल गया, ठीक है। तो उन्हीं से नया स्टार्स और प्लैनेट सब बने। तो अंडर ग्रेविटी द फर्स्ट स्टार्स डाई, ठीक है, एंड स्प्यू heavy materials elements to space. Those will eventually form a new stars and planet. क्योंकि जो स्टार्स है उन्हीं बहुत सारे स्टार्स को प्लैनेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये तो था ओरिजिन का। पर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक बार बोला कि जो ये यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो उसका क्या प्रूफ है, तभी हम आते हैं एक्सपैंडिंग के एविडेंस पे। ऑफ एक्सपैंडिंग, तो बात 1920 की है। कब की है, 1920। तो उस वक्त एक मतलब ये थे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडविन हबल। उन्होंने सबसे पहले प्रूफ प्रेजेंट किया था कि मतलब जो यूनिवर्स है वो अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। तो इन 1920 Edwin Hubble presented proof that universe is still expanding. और उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने देखा कि जो गैलेक्सीज है उनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। वो जब भी देखे दूरी पिछले बार मतलब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अगली बार देखे तो एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, फिर देखा एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो देख रहे कि दूरी हमेशा बढ़ रही है। तो अगर दूरी बढ़ रही है तो मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। और उन्हें ये कैसे देखा, तो उन्हें कैसे पता चला कि डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने तो 1929 में एडविन हबल ने एक
रेड शिफ्ट मेजर दिया था। अब इसमें क्या होता था, तो उन्होंने मतलब नोटिस किया कि उन्हें रेड लाइट दिख रही है यूनिवर्स में। तो उन्होंने देखा कि रेड वेवलेंथ मतलब क्या होता है, रेड वेवलेंथ अगर आपको दिख रहा है तो मतलब दूर से आ रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ है। ब्लू शॉर्टर होता है, ब्लू शॉर्टर होता है और रेड लॉन्गर होता है। उन्हें रेड वेवलेंथ दिख रहा था, तो उन्होंने वहाँ से ऑब्जर्व किया कि रेड वेवलेंथ तब दिखता है जब कोई लाइट दूर से आ रही होती है। तो इसका मतलब है कि प्लैनेट एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो उन्हें रेड मतलब रेड लाइट उधर से दिख रही है। क्योंकि अगर आप रेनबो में देखेंगे तो रेड सबसे लास्ट में है, मतलब कि इसका वेवलेंथ सबसे लंबा होगा, लॉन्गेस्ट। तो जब दूर से कोई सी लाइट आएगी तो हमें रेड दिखेगा, और जब नज़दीक रहेगा वायलेट दिखेगा। पर यहाँ पे ब्लू और रेड होता था, ठीक है। तो मतलब इसी को मतलब इसी इफेक्ट को मतलब रेड लाइट शिफ्ट को हम लोग डॉपलर शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपैंडिंग के बारे में उन्हें पता चला, तो तभी उन्हें समझ में आया कि अगर गैलेक्सी ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है पूरा मतलब यूनिवर्स, तो एक टाइम पे अभी जो बढ़ रहा है एक टाइम पे छोटा होगा, मतलब छोटा होगा मतलब सब कुछ एक जगह होगा, मतलब स्मॉलर पार्ट भी होगा। तभी से उन्हें समझ में आया कि ये जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है एक्सपेंडिंग का वो सही हो सकता है। तो स्मॉलर हो सकता है मतलब सबसे छोटा एक मतलब पार्ट हो सकता है। तो इसी से उन्हें समझ में आया कि जो बिग बैंग थ्योरी दिया हुआ है वो सही हो सकता है, जहाँ से हमें बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स का की समझ हो। क्योंकि अब रेड शिफ्ट में हमने देखा कि ब्रह्मांड में दूर से लाल कलर की रोशनी आ रही है। लाल रोशनी तब आती है जब कोई दूर से लाइट आती है, क्योंकि वेवलेंथ के कारण। तो दूर से लाइट आ रही है मतलब कि एक्सपैंड हो रहा है, मतलब जो यूनिवर्स है वो बढ़ते जा रहा है। मतलब कोई चीज़ अगर अभी भी बढ़ रहा है तो एक टाइम पे तो वो छोटा होगा ना। तो मतलब एक टाइम पे वो एकदम छोटा, सबसे छोटा मतलब सिंगुलर एटम हो सकता है। तो इसी को हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी नाम दिया, और यहीं से हमारा यूनिवर्स का बिगनिंग हुआ था। ये हमें समझा कि हाँ ये थ्योरी सही हो सकती है। हमने बिग बैंग के बारे में देख लिया। तो बिग बैंग से पहले भी जब एडविन ने दिया था 1920 में, तो मतलब एडविन ने जो यूनिवर्स एक्सपेंडिंग कर दिया था उससे पहले भी कुछ थ्योरीज थी यूनिवर्स को लेके। तो सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थी नेबुला हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें था कि वन ऑफ द अर्ली एंड पॉपुलर आर्गुमेंट था ये, और इसे किसने दिया था, नेबुला हाइपोथेसिस देने वाले थे जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट, ठीक है। और इन्होंने दिया था 1796 में, जिसको हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते थे। तो इसमें क्या दिया हुआ था कि प्लैनेट जो था वो कैसे फॉर्म हुआ। तो इसमें था कि एक यूथफुल मतलब यूथफुल बोले तो यंग सन था, सन, ठीक है। वो धीरे धीरे घूम रहा था, रोटेशन किस साइड से था ये नहीं दिया था,
जिससे क्लाउड फॉर्म हुआ। कैसा क्लाउड था? क्लाउड ऑफ मटेरियल। तो इस क्लाउड ऑफ मटेरियल से डिफरेंट प्लैनेट फॉर्म हुए। मतलब एक यूथफुल सन था जो स्लोली घूम रहा था, जिससे क्लाउड ऑफ मटेरियल फॉर्म हुए। मतलब क्लाउड ऑफ मटेरियल जिससे जुड़े हुए थे, और इसी क्लाउड ऑफ मटेरियल से प्लैनेट फॉर्म हुआ। लेकिन अभी इन्होंने 1796 में तो दे दी, ये तो बहुत पहले की बात है। लेकिन अब 1950 में क्या हुआ? तो 1950 में एक थे ओटो स्मिथ, SCHMIDT, जो रसिया के थे, और कार्ल वेइज़ास्कर, जो कि जर्मनी के थे। तो इन्होंने जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उसमें कुछ विवरणों में मतलब उन्होंने रिवाइज किया, तो कुछ डिटेल्स में उनको डिफरेंस आया। ठीक है, तो इन्होंने रिवाइज जब किया तो डिफरेंट कुछ आया इन डिटेल्स में। ठीक है, अब क्या डिफरेंस आया? तो उनका मानना था कि सौर नहीं समझ आएगा, सोलर नेबुला से घिरा हुआ है, जिसमें मतलब मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी मौजूद है। मतलब सूर्य जो सन है, सोलर नेबुला से घिरा हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल मतलब प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है मतलब फ्रिक्शन एंड कोलिजन की वजह से एक डिस्क शेप का क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और तो बादल तो बन गया। अब बादल बनने के बाद इसी बादल से प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये एक थ्योरी थी नेबुला मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस की। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स, तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल इन स्पेस टाइम that are produced by some of the universe most ferocious and intense phenomena। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स है वो अंतरिक्ष में पैदा होने वाली वो लहरें हैं, और दोज रिपल्स जो ब्रह्मांड कुछ सबसे मतलब फिरोसियस या इंटेंस घटनाओं द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब इसको इंग्लिश में लिखे या हिंदी में, इंग्लिश में लिख देते हैं, आर रिपल्स इन स्पेस टाइम that are produced by some of the universe most ferocious and intense phenomena। ठीक है, तो मतलब कि जो सबसे भयंकर और मतलब और तीव्र घटनाओं के कारण जो तरंगे उठती है, उसमें से कुछ है ग्रेविटेशनल वेव। तो मतलब जैसे मतलब जो ग्रेविटेशनल वेव है, जब इनको
जब इनकी मतलब उत्पत्ति होती है, मतलब जब ये शुरुआत होती है इनकी, तो ये इन्हें तो पता चल गया कि शुरुआत हो गई, तो फिर ये लाइट की स्पीड से यूनिवर्स में फैलती है ये ग्रेविटेशनल वेव्स। तो विथ नॉलेज अबाउट देयर बिगिनिंग, अपने शुरुआती जानकारी होने के बाद ये ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से फैलती है। दिस रिपल्स मतलब लहरें मूव्स थ्रू द यूनिवर्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं कि 1916 में जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटेशनल वेव के बारे में भविष्यवाणी की थी, वेव्स के बारे में भविष्यवाणी की थी 1916 में। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा था और उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने देखा था कि बहुत ही बड़े स्पीडिंग ऑब्जेक्ट थे, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार या एक दूसरे के ऑर्बिटिंग मतलब चक्कर काटते हुए ब्लैक होल, ऑर्बिटिंग वन अनदर मतलब एक दूसरे के चक्कर काटते हुए ब्लैक होल। तो मतलब वो ऐसे चक्कर लगा रहे थे जैसे कि कोई वेग अंतरिक्ष में फैल रहा हो। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक है ब्लैक होल है, एक ये ब्लैक होल है, ये एक दूसरे के चक्कर ऐसे लगा रहे थे कि ये फैलता जा रहा था। अब मान लीजिए ये ओशियन है या रिवर है, हमने एक पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, एक वेव क्रिएट होती है ऐसे ऐसे, तो दूर चली जाती चलती जाती है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा था जब इन्होंने ऐसे पत्थर फेंका था। ठीक है, तो हमने ग्रेविटेशनल वेव्स देखा। अब हम आते हैं गैलेक्सी पे। गैलेक्सी, ठीक है, तो गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी एक ऐसी चीज है जो मेड ऑफ मिलियन एंड और बिलियंस ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स। ठीक है, और जो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस और billions of stars and planet that are drawn together by gravity। मतलब ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के मतलब दूर जा नहीं पा रहे और बराबर दूरी पे रह रहे हैं। ठीक है, अब तो हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? हम लोग रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। अब इसका नाम मिल्की वे क्यों है? क्योंकि ये इस तरीके से ये गैलेक्सी दिखती है मतलब अंतरिक्ष से, जैसे कि कोई दूध की नदी बह रही हो बाहर एक हॉरिजन से लेके दूसरे हॉरिजन तक। तो इसलिए इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी पड़ा, क्योंकि ये दूध की नदी के जैसे दिखती है। ठीक है, तो इसका शेप कैसा है? स्पाइरल शेप है, और हिंदी में इसको आकाश गंगा भी कहते हैं। तो हमारी गैलेक्सी कौन है? मिल्की वे।
तो नियरेस्ट जो है, नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है हमसे? गैलेक्सी टू मिल्की वे कौन सी है? तो उसका नाम आता है एंड्रोमेडा। अब एंड्रोमेडा हमसे कितने दूर है? तो एंड्रोमेडा हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर में जो लाइट है वो लाइट की स्पीड है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से 2.5 मिलियन ईयर तक अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं एंड्रोमेडा तक। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने यूनिवर्स का ओरिजिन देखा, जिसमें बिग बैंग थ्योरी था। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में देखा, और फिर लास्ट में गैलेक्सी देखा। तो ये हम लोग ओरिजिन से शुरू किए, गैलेक्सी पे आए, फिर कल हम लोग स्टार्स जाएंगे, सोलर सिस्टम जाएंगे, फिर प्लैनेट्स जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल बाकी का करेंगे। ये वाला, ये और ये हो गया, कल ये सब बाकी है। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो में समझ में आया कुछ भी तो लाइक करें, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देख सकते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्योग्राफी करना है आपको हमारे साथ तो हमारे चैनल पे जुड़े रहें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।